ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। गवर्नेंस का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने करप्शन, हाउ टू टैकल करप्शन, व्हाट आर द रीजंस फॉर करप्शन, वो किया था। ओके। इसके पहले और कुछ किया क्या हमने? करप्शन किया और क्या किया था? वन वन मोर टॉपिक वी हैव डन। व्हाट वाज द टॉपिक? दिमाग से निकल रहा है मेरे। कैन एनीबडी जस्ट टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिड? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। यस, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किया था हमने। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो ये कीवर्ड है दोस्त, इट इज अ डायरेक्ट कीवर्ड इन योर जीएस पेपर 2। और एक चीज आपको मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि अभी जैसे प्रिपरेशन कैसे करनी है मेंस की, सिलेबस लो और हर कीवर्ड पे, सपोज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी इज अ डायरेक्ट कीवर्ड, इस पे हमें पढ़ाई तो करनी है। देखो यहाँ पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में सारी चीजें डाल दी हैं। ओके, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल क्वेश्चंस। ओके, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी है तो सिर्फ यूपीएससी आपको एक लाइन लिख के दे दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एस्पिरेंट आपकी है कि उसको डिसाइफर आप कैसे कर रहे हो। लेकिन उसके साथ एक और नया ट्रेंड क्या आया है, दैट नाउ दे आर जस्ट मिमिकिंग द कीवर्ड। कीवर्ड जो है उसको एज इट इज उसको लिख दे रहे हैं क्वेश्चन में। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाट, यहां पर देखो जैसे लिखा हुआ है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, यूपीएससी क्या करेगा, यहां पर एक व्हाट इज दी और क्वेश्चन मार्क दे देगा। व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी? तो दिस फॉल्स अंडर द जेनरिक क्वेश्चंस दैट यूपीएससी इज नाउ आस्किंग। अब जैसे जीएस 3 में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसके पहले आप टैक्स कलेक्शन, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें पढ़ते थे, उसके नए नए फेसेट्स पढ़ते थे। लेकिन यूपीएससी जेनरिक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन इन इंडिया। ओके, सपोज इंडिया फॉरेन पॉलिसी लिखा हुआ है, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी जीएस 2 में है। सो यू यूज टू स्टडी अबाउट इंडिया पॉलिसी इन द नेबरहुड, इंडिया पॉलिसी विद अदर कंट्रीज, इंडिया बायलैटरल, मल्टीलैटरल पॉलिसी। लेकिन आज के डेट में यूपीएससी एक और चीज क्या कर रहा है कि जेनरिक क्वेश्चन, critically analyze India's foreign policy in the past 2 decades. सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फेसेट्स पढ़ने हैं, उसको डायमेंशंस को हमें तोड़ना है, कीवर्ड जो है। लेकिन आजकल यूपीएससी एक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या कर रहा है, जेनरिक क्वेश्चंस पूछ रहा है बेस्ड ऑन द कीवर्ड। जैसे अभी मैंने आपको बताया रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी इज अ डायरेक्ट कीवर्ड, बस यहां पर व्हाट इज दी लगा देगा और फिर आपको एक जेनेरिक आंसर लिखना पड़ेगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, जेनेरिक आंसर जो हम बनाते हैं, ओके, जनरली ऑन द स्पॉट बनाते हैं, तो वहां पर हमें कंटेंट डिफरेंशिएशन करने का मौका नहीं मिलता है। यू डोंट गेट द टाइम टू थिंक अबाउट न्यू एंड यूनिक पॉइंट, बिकॉज वहां पर सभी को पता है कि 7 मिनट मिलते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए और 9 मिनट मिलते हैं आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। लिखते लिखते ही समय निकल जाएगा आपका, इसीलिए यू डोंट गेट द टाइम एंड द एंड रिजल्ट इज अ वेरी वेरी जेनेरिक एंड अ वेरी वेरी एवरेज मेड आंसर विथ अ वेरी एवरेज इंट्रोडक्शन एंड अ वेरी एवरेज कंक्लूजन। जितना समय आपके पास घर पे रहता है टू थिंक अबाउट, ओके, यू गेट 1 to 2 to 3 to 4 hours, you get the help of Google, you get the help of all the different books, ओपन बुक आप हेल्प ले सकते हो। तो ये जो काम है आपका क्या करना है कि जितने भी कीवर्ड्स है, स्पेशली जीएस 1 सोसाइटी, स्पेशली जीएस 2 गवर्नेंस, देन जीएस 2 पॉलिटी में भी ये करना है आपको। ओके, पॉलिटी में एज इट इज जो कीवर्ड दिया हुआ है उसको जस्ट आप जाके उसका 250 से 300 वर्ड का नोट्स बना लेना, and that notes will have an introduction. That note should have a body with proper subjects, proper subheadings, and a good conclusion. Not a fantastic conclusion, but at least a respectable conclusion is expected from you guys. Okay, सो दिस इज समथिंग दैट आई नीडेड टू टेल यू। जो डेली आंसर राइटिंग एक बार कर रहा है, या जो डेली आंसर राइटिंग अगर आप देखते हो तो उसमें आपको ये ट्रेंड पता चला होगा, ओके, दैट आई एम गिविंग क्वेश्चन, सम डेज आई एम गिविंग क्वेश्चन विच आर डायरेक्टली पुट, ओके, पुट फ्रॉम दी सिलेबस, ओके, टेकन फ्रॉम दी सिलेबस, एंड उसको मॉडिफाई करके आपको इस तरीके से दे रहा हूं ताकि कीवर्ड्स, सिलेबस के कीवर्ड्स पे आपका कंटेंट बनते रहे। ओके, तो नाउ लेट अस सी आज क्या क्या पढ़ना है हमें। ओके, सिविल सर्विसेज आप सभी को पता है, सिविल सर्विसेज बैकबोन,
बोला जाता है बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सरकार के नौकर बन रहे हो। ओके, आप सरकारी नौकर हो, नॉट जनता के नौकर। ओके, when you are saying that you are a bureaucrat, okay, you want to become a bureaucrat and you want to become, okay, a civil servant. So civil servant और bureaucrat का असली मतलब होता है that you are a सरकार का नौकर। okay, you are a government servant. So this, okay, this thought process of saying that okay you are a public servant, आप जनता के नौकर नहीं है। जनता के नौकर कौन हो जाते हैं? जनता के नौकर एमपीज और एमएलएज हो जाते हैं। So this is a very popular misconception. Okay, this is a very popular misconception that you are जनता का नौकर। okay, you want to become a जनता का नौकर, that is not true। आप सरकार के नौकर बनने जा रहे हैं। okay, इसमें आज क्या क्या पढ़ना है? सो कि वील जस्ट डू अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज। इंडिया में सिविल सर्विसेज कब आया, कैसे आया? ओके, हु वाज रिस्पॉन्सिबल, कौन से ब्रिटिशर्स के टाइम पे ओके क्या सिचुएशन था? उससे पहले थोड़ा सा जाके देखेंगे मुगल्स के टाइम पे क्या सिचुएशन था, मॉडर्न इंडिया में क्या सिचुएशन है, उसको देखते हैं। देन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वाई? बिकॉज पावर, एज अ सिविल सर्वेंट वन गेट्स टू wield लॉट ऑफ पावर। और विथ ऐसा बोला जाता है ना उस स्पाइडरमैन मूवी में, विथ लॉट ऑफ पावर, ओके, विथ लॉट ऑफ पावर कम्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट। ओके, वहां से हम पब्लिक वेलफेयर से जोड़ के देखेंगे, उसके साथ चैलेंजेस बात करेंगे, पॉलिसी मेकिंग। बिकॉज एट अ हायर लेवल व्हेन यू विल ग्रेजुएट टू अ हायर लेवल, जब आप ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर की रैंक पे जाएंगे तो आप पॉलिसी मेकर के रोल पे काम करेंगे। ओके, लोअर लेवल पे और मिडिल लेवल पे, डीएम के लेवल तक या डेप्यूटी सेक्रेटरी तक, ओके, आपको क्या करना होता है? आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना पड़ता है। और उसके ऊपर जब आप जाते हैं, जब आपका प्रमोशन होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, तब आप पॉलिसी मेकर के तौर पे, ओके, नाउ यू डॉन अ न्यू हैट एज अ पॉलिसी मेकर। तो उसको भी हम देखेंगे। देन एडेप्टेशन एंड चेंजेस। 1991 के बाद जो पावर है, ओके, एक टसल स्टार्ट हो गया। बिकॉज बिफोर 1991 द सिविल सर्वेंट्स, ओके, दे वेर द अनडिस्प्यूटेड पावर हाउस ऑफ इंडिया। कोई उनका पावर को डिस्प्यूट नहीं करता था। लेकिन आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, ये जो पावर है ये कंटेंशन में आ गया है विथ मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, बिजनेसेस इमर्ज हुए हैं हु आर ओके वाइंग फॉर दैट पावर विद द सिविल सर्विसेज। उसके साथ साथ सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन देखेंगे, एंड देन वी विल लुक एट द कमिटीज टू फॉर रिफॉर्म्स ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड देन देयर विल बी सम मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप लोग ऑन स्पॉट बना के दिखाएंगे। ठीक है, all right, so this is an IAS officer. Okay, I envisioned this IAS officer in DAL E। तो जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला कि भाई मुझे आईएएस ऑफिसर बना के दो, तो उसने कुछ इस टाइप का बना के दिया। आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट दिस इज, ओके, यू कैन टेल मी। एनीवेज, तो सिविल सर्विसेज क्या है? यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है प्रीलिम्स के लिए। सिविल सर्विसेज रिफर टू द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ओके, परमानेंट executive branch of government responsible for implementing laws and policies and administering public services। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो जब एग्जीक्यूटिव होता है उसके दो पार्ट हो गए आपके। एक हो गया टेम्पररी, उसमें पता है टेम्पररी में कौन आ जाता है? इवन द प्राइम मिनिस्टर कम्स इन द टेम्पररी ब्रांच। ओके, एंड वेयर एज इन द परमानेंट ब्रांच your civil services come, IAS officers, IPS officers, IFS officers, IRS officers, they never go away. Okay, they never go away. Why? What is the reason? Okay, why people are crazy? Okay, they give they give so many years of their lives for this examination, because you become part of the permanent executive. This is something that even the politicians, okay, are jealous of. All right, and this is I'm saying without any bias. Okay, this is something that the permanent nature of the bureaucracy, okay, परमानेंट नेचर है जो ब्यूरोक्रेसी का, उससे इवन दी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव विच इज मल्टीपल टाइम्स मोर पावरफुल इज जेलस ऑफ। ओके,
ये जो सिविल सर्विसेज होता है, ओके, ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये भूल जाओ। जब आप सुनते हो जो मॉक इंटरव्यू होता है, सर मुझे देश चेंज करना है, ओके, मुझे चेंज लाना है, ऑल राइट, तो दैट इज अ वेरी हाफ हार्टेड, ओके, एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आपके पास वो पावर है नहीं। यू आर एन इम्प्लीमेंटर। मैंने अभी आपको बताया, व्हेन यू ज्वाइन एज एन आईएएस ऑफिसर, यू ज्वाइन इन द ग्रेड 10। सबसे नीचे में आप ज्वाइन करते हो ग्रेड 10 में, एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी। और असिस्टेंट सेक्रेटरी का काम क्या होता है, वट एवर हैज बीन डिसाइडेड एट द टॉप, ऊपर पे जो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द सेक्रेटरीज, whatever they have decided, उसको बस इंप्लीमेंट करना होता है विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, यहां पर विदाउट आस्किंग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ इलीगल करना, बट विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉज, विद इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट, विद इन द एम्बिट ऑफ दैट लीगल स्ट्रक्चर, जो भी पॉसिबल है आपसे करा सकती है सरकार। इसीलिए आपको क्या बोला जाता है, आपको सरकारी नौकर बोला जाता है। जस्ट लाइक अ सर्वेंट विल अबाइड बाय हिज मास्टर, उसी तरीके से, ओके, इन द वेरी सेम मैनर यू हैव टू अबाइड बाय योर मास्टर। एंड हु इज योर मास्टर? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज योर मास्टर। ओके, सो ये कहना कि मैं चेंज ला दूंगा, इट इज अ वेरी हाफ हार्टेड आंसर। व्हाई? बिकॉज आप चेंज ला ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल जो ऊपर से पॉलिसीज आ रही है, दैट मीन, ओके, दैट एक्चुअली इज गोइंग टू ब्रिंग चेंज ऑन द ग्राउंड। बिकॉज आपका काम है सिर्फ इम्प्लीमेंटर या इन्फोर्सर का। ओके, they consist of professional government employees selected mainly through the competitive examinations. Okay, so competitive examination इंडिया में कब आए थे? कैन एनीबॉडी टेल मी? ओके, हम सबसे पहले बात करते हैं तो आईसीएस के बारे में बात करते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो इनिशियली जब इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुआ था, सो इट वाज ओनली ओपन फॉर ब्रिटिश ऑफिसर्स। ओके, और ये जो चीज थी, ओके, ये जो चीज थी, इट वाज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, स्पेशली फॉर द बंगाली मिडिल क्लास नेशनलिस्ट्स। बंगाल में एक मिडिल क्लास का बर्थ हुआ था, who became affluent after getting English education and after getting in touch with the Britisher, with the colonialists. And these people, after getting English educated, started agitating for their entry into this coveted service. आज के डेट में 32 साल उम्र होती है एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज। उस समय 21 हुआ करती थी, और उसको कम कर दिया गया था एक बार 19 तक, 19 years of age, because at that time people used to finish college. Yes, correct, finish college by 16. ओके, तो उनको बोला जाता था कि मैक्स टू मैक्स 2 से 3 साल आप उसमें क्लियर कर लो। उस समय लिटरेसी भी ज्यादा नहीं होती थी। ओके, उस समय लिटरेसी ज्यादा नहीं होती थी और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती थी। आइदर यू आर अ लैंडलॉर्ड जो अपना जमीन की देखभाल कर रहा है, और यू आर अ पेजेंट, ओके, हु इज वर्किंग फॉर द लैंडलॉर्ड। उसके अलावा कुछ और ऑप्शन था भी नहीं आपके पास इन दी 19th century। ओके, मैक्सिमम एज 19 किया गया था एक बार, आफ्टर एजिटेशन उसको वापस से 21 कर दिया गया था। आज के डेट में 32 है। एंड अगर आप इफ यू फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ रिजर्व कैटेगरी, सो यू गेट मोर चांसेस। ओके, ऐसा देख के, सिंस यू आर सोशली डिसएडवांटेज, तो आपको 35 फॉर ओबीसीज एंड आई थिंक 37 फॉर एससीज एंड एसटीज। even ex-servicemen can appear up till 37. Okay, so now it is very much flexible. All right, now it is very much flexible. अभी हम इस पे बात करेंगे लोधा कमिटी जब आएगी। Okay, not Lodha committee. What was the name of that committee? Okay, Baswan committee, BS Baswan committee. I'm really sorry.
बासवान कमेटी जब हम बात करेंगे तो उन्होंने बोला था कि 26 साल कर देने के लिए एज, ओके, जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर्स, और फिर ओबीसी के लिए भी आपको उतना कम कर देना चाहिए, एस सी एस टी के लिए भी मैक्स टू मैक्स 32 रखना चाहिए फाइनल एडमिशन के लिए, और जनरल्स के लिए 26 कर देना चाहिए, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को 6 से रिड्यूस कर देना चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो ये बहुत ही इस पे डिस्कशन हुआ था, इस पे हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ओके, concept of a neutral and permanent civil services originated in 19th century as government became more complex and required professional administration। यहां पर एक चीज बोल रहा है, न्यूट्रल की क्यों जरूरत है। ओके, तो दिस इज अ ब्रिटिश कंसेप्ट। न्यूट्रल जो है, न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज, एक बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश कंसेप्ट है। व्हाई? बिकॉज ब्रिटेन में आप सभी को पता है कि वहां पर, ओके, वहां पर क्या है, वहां पर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ओके, वहां पर यू गेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो उस समय वहां पर डेमोक्रेसी थी। ओके, यू गॉट द डेमोक्रेसी, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स हर 5 साल में चेंज होते रहते थे। आफ्टर एवरी 5 years देयर यूज्ड टू बी जनरल इलेक्शंस, देयर यूज्ड टू बी अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये इंश्योर करना दैट द ब्रिटिश सिविल सर्विसेज इज नॉट पार्शियल टू एनी वन प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो लॉयल्टी है वो किसी एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ ना रहे। ऑलराइट, इसीलिए न्यूट्रलिटी हैड टू बी इंश्योर्ड। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो तीन, अगर मैं बात करूं, विच आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन ऑफ अ सिविल सर्वेंट, सो उसमें एक एनोनिमिटी आ जाता है, एक आ जाता है नॉन पार्टिजनशिप, और फाइनली द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज न्यूट्रलिटी। अगर ये तीनों में से एक भी लैकिंग है, अगर नॉन पार्टिजनशिप, एनोनिमिटी और न्यूट्रलिटी में से कोई एक भी ट्रेट लैकिंग है इन अ सिविल सर्वेंट, तो वो सिविल सर्वेंट विल बी डिजास्ट्रस फॉर द सिस्टम। ओके, और आज के डेट में हमने देखा बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि तीनों जगह, on the all the three counts, the civil servants, on all the three counts, the civil servants are lacking। हमने देखा कैसे यूट्यूबर्स बन चुके हैं आज के सिविल सर्वेंट्स, हमने देखा कि कैसे ओपनली पार्टिजान हैं आज के सिविल सर्वेंट्स, हमने ये भी देखा कि कैसे दे आर फेवरिंग वन मिनिस्टर ओवर अनदर, वन एमएलए ओवर अनदर। सो जब ऐसा होता है, एंड व्हाई डू दे डू दैट? फॉर सम मोमेंट्री गेन। कहीं का मुझे डीएम बना दे, ओके, मुझे जयपुर का डीएम बना दे, मुझे रायपुर का डीएम बना दे, पटना का डीएम बना दे, मैं लखनऊ का एसपी हो जाऊं, ये चाह है मन में, राइट? दिस इज व्हाट दे वांट। लेकिन फॉर दिस मोमेंट्री गेन दे आर अंडरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे हैव स्वॉर्न ओथ अपॉन। ओके, और सिविल सर्विसेज क्या करता है? स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी देता है। आप देखो 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2, इट वाज वोटेड आउट ऑफ पावर एंड वी हैड टू ट्रांजिशन टू एनडीए। ओके, एनडीए जो है, इट इज लेड बाय द सेंटर राइट पार्टी बीजेपी, whereas UPA it is led by the center left party Congress। अब ये जो ट्रांजिशन है, it was only possible because of a stable civil services। जब नए मिनिस्टर्स आए, ओके, जब नए मिनिस्टर्स आए बीजेपी के, who were center right in their ideology and they assumed office, तो उनका जो ट्रांजिशनिंग है वो किसने कराया? उनको ब्रीफ किसने किया? व्हाट इज हैपनिंग विथ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज हैपनिंग विथ इंडिया ट्रेड पॉलिसी? उनको तो पता नहीं था। एक दिन पहले दे वेर मियर पॉलिटिशियंस कंडक्टिंग रैलीज
going door to door asking for votes, and a day later now they are sitting on a very powerful position as ministers. जब ऐसा होता है, when they become the ministers, तो उनको ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं सिविल सर्वेंट्स, उनको ब्रीफ करते हैं, बिकॉज वाई, उसके पीछे का रीजन आपको मैंने पहले बता चुका हूं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यहां पर आपने देखा कि यूपीए के मिनिस्टर्स चले गए, नाउ दे आर कॉल्ड द टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, बिकॉज वो 5 साल के लिए आए थे। आफ्टर 5 years they had to seek re-election and the people did not give them the mandate, whereas आईएएस ऑफिसर को इलेक्शन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, आईएफएस ऑफिसर्स को नहीं है जरूरत टू स्टैंड इन एन इलेक्शन, दे कैन कंटिन्यू, ओके, दे कैन कंटिन्यू फॉर टिल द रिटायरमेंट एज। ओके, अब समझ आया बैकबोन क्यों बोलते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनिंग में हेल्प करते हैं। अगर सपोज यहां पर सेंटर लेफ्ट पार्टी है और सेंटर राइट पार्टी है, ऑब्वियसली देयर विल बी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो जो सिविल सर्विसेज है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। व्हेन द मिनिस्टर सेज नहीं, हम ये जो जन धन योजना है दोस्त, जन धन योजना, आपको पता है जन धन योजना कंसीव कब हुआ था? इट वॉज कंसीव्ड इन यूपीए, बट इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द एनडीए। तो क्या पॉसिबल था एग्जीक्यूशन विदाउट अ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी? अगर परमानेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं होती, ओके, अगर परमानेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं होती तो क्या यूपीए एरा का कोई स्कीम, इस मास लेवल का स्कीम, वो एनडीए हो जाता? एनडीए वाले जो मिनिस्टर्स है वो कर पाते विदाउट अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव? ओके, द आंसर इज नो, दे कुड नॉट हैव। जीएसटी भी बिल्कुल, ओके, जीएसटी भी। अब यहां पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पूछा है दैट व्हाट इज अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। आपको याद होगा 2021 प्रीलिम्स में, 2021 के प्री में एक क्वेश्चन आया था, कमिटेड जुडिशियरी, सभी को याद है? एवरीबडी जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2021 प्रीलिम्स, उसमें कमिटेड जुडिशियरी वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन ए था, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एंड फेयर जुडिशियरी? तो अब यहां देखो, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी अच्छा है या कमिटेड जुडिशियरी अच्छा, कोई बता सकता है? विच इज बेटर, कमिटेड ब्यूरो, हैविंग अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड बोथ, ओके, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी आप बोल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बोल रहे हैं, ओके, सब लोग ब्यूरोक्रेसी बोल रहे हैं, द आंसर इज करेक्ट, अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। यहां पर मतलब समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड अ कमिटेड जुडिशरी। जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होता है, सो इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी का लॉयल्टी इज विद द स्टेट और इज विद द एग्जीक्यूटिव, वेयर एज जब कमिटेड जुडिशरी होता है तो इसका मतलब उसका लॉयल्टी फिर स्टेट और एग्जीक्यूटिव के साथ है। दोनों केस में हैविंग अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड हैविंग अ कमिटेड जुडिशरी, बोथ केस में ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी का जो लॉयल्टी है वो किसके साथ होगा? स्टेट के साथ होगा। ब्यूरोक्रेसी के मुद्दे पे जब हम आते हैं, जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, सो इट इज गुड, ओके, दिस इज गुड, it is good to have a committed bureaucracy. Why? Because then it will listen to the directives of the state, it will listen to the directives of the executive। लेकिन अगर जुडिशियरी कमिटेड हो जाए, इसका मतलब इट इज गोइंग टू लिसन टू द डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। तो क्या वो अच्छी बात है? यू डोंट वांट दैट माय फ्रेंड्स, यू वांट अ फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। आपकी जुडिशियरी इंपार्शियल होनी चाहिए। अगर आप सुनने लगे, इफ यू स्टार्ट लिसनिंग, ओके, इफ द जुडिशियरी स्टार्ट्स लिसनिंग टू द एग्जीक्यूटिव, क्या वो फ्री रह पाएगी? द आंसर इज नो। दैट्स वाई कमिटेड ब्यूरोक्रेसी अच्छी चीज है, बिकॉज वो एग्जीक्यूटिव को सुन के
एग्जीक्यूटिव के जितने भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन एक जुडिशियरी अगर कमिटेड हो जाए तो इट विल बी डिजास्टर। व्हाई? बिकॉज देन इट कैन नॉट ऑपरेट फ्री एंड फेयरली। ये चीज आपको समझ आया? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अगर आपका ब्यूरोक्रेसी कमिटेड है तो इसका मतलब वो बात सुन रहा है एंड इट कैन एफिशिएंटली ऑलराइट इम्प्लीमेंट वट एवर दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस आर। लेकिन अगर जुडिशियरी भी कमिटेड हो जाए इसका मतलब वो स्टेट या एग्जीक्यूटिव की बात सुन रहा है। एंड जब वो स्टेट और एग्जीक्यूटिव की बात सुनेगा तो आपका एज अ सिटीजन जो भी पावर है दैट विल बी टेकन अवे। बिकॉज एक फ्री एंड फेयर एंड अ फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी ही आपका राइट्स आपका जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये चीज सबको समझ में आ गया? किसी को भी नहीं आया सो दे कैन से नो। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बोल दो मुझे नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन आ गया तो यस बता देना सो दैट वी कैन मूव अहेड। This came in 2021 prelims. Okay, this came in 2021 prelims, that's why it needed to be done. Okay, once more I'll do that. अब देखो कमिटेड वर्ड है तो हम दो तरीके से बात कर रहे हैं। एक कमिटेड है ब्यूरोक्रेसी और एक कमिटेड है जुडिशियरी। दोनों एक कंट्री में ब्यूरोक्रेसी भी कमिटेड है और जुडिशियरी भी कमिटेड है। bureaucracy when it is committed, when the bureaucracy is committed, it is said to be good, ये good है। whereas judiciary when it is committed, it is said to be bad। ठीक है, ठीक है। अब यहां समझो कमिटेड का मतलब क्या होता है। कमिटेड का मतलब होता है somebody who is loyal or following the directives of the state, loyal to the state or the executive। अब समझ में आया? यहां देखो कमिटेड का मतलब है लॉयल टू दी एग्जीक्यूटिव। आपका आईएएस ऑफिसर डीएम साहब, जो आपका डीएम साहब है वो मोदी जी को के प्रति लॉयल है, और जो आपके चीफ जस्टिस है वो भी मोदी जी के प्रति लॉयल हैं। तो दोनों में से कौन बेटर हुआ? व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम? द सीजेआई इज लॉयल टू मोदी जी। अगर सीजेआई लॉयल है मोदी जी पे, कैन ही बी फेयर? Can he be impartial? Can he protect your rights? The answer is no. The judiciary cannot do its work if it is committed to the state, if it is committed to the executive. Whereas if the bureaucracy is committed, तो वो क्या करेगा? स्मार्ट सिटी प्लान को बहुत अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करेगा। वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन वहीं पर अगर हमारे जो सीजेआई हैं, इफ ही बिकम्स कमिटेड टू मोदी जी, तो हर जो अपना जो हर अपना जजमेंट है उसको बीजेपी के हिसाब से निकालेंगे। वेरी गुड। द जुडिशरी इज फॉर पीपल एंड द ब्यूरोक्रेसी इज फॉर द स्टेट। दैट्स व्हाई हैविंग अ committed bureaucracy is important, whereas having a committed judiciary is disastrous. Yes, that's why you have separation of power. Whereas when there is a committed judiciary, there is no separation of power. The judiciary becomes subservient to the executive. अब समझ में आया? किसी को नहीं आया प्लीज बोलो, डीएम कर दो, डायरेक्ट मैसेज कर दो। नहीं आया एक और बार समझा देंगे, सभी का भला हो जाएगा जो नहीं पूछ सकते। एनी गॉट इट? एवरीबडी गॉट इट? ब्यूटिफुल। ठीक है, अब आई होप किसी का एमसीक्यू गलत नहीं होगा। ओके पता है ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं एंड आई डोंट नो व्हाई। दिस इज समथिंग दैट यू माइट हैव गॉट इफ यू नो हैव डन सम पीएसआईआर क्लास। अगर पीएसआईआर सब्जेक्ट है आपका या पीएसआईआर क्लास है तब समझ में आएगा कि आई डोंट थिंक एनी नॉन पीएसआईआर स्टूडेंट ओके वुड हैव गॉट दिस, जो कि सिर्फ रिलाई कर रहा है आपके एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पे। ऑलराइट, है ना? नहीं क्योंकि जीएस में आ रहा है ना, इफ इट इज कमिंग इन द जीएस पेपर तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके इट इज कमिंग इन द जीएस पेपर तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, लेकिन सभी को नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। अब हम आते हैं क्या रोल है इनका डेमोक्रेसी में। ओके सिविल सर्वेंट जो हैं दे सर्व एज द बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस
they ensure that the democratic government's decisions are implemented efficiently and impartially. जब जल जीवन मिशन में क्या बोला गया था, 2024 तक हर घर पे एक टैप रहेगा, टैप्ड वाटर हर घर में पहुंचेगा. ओके, दे सेड दैट कि हर घर में हम क्या पहुंचाएंगे, हम टैप्ड वाटर पहुंचाएंगे. लेकिन ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिसी मेकिंग. दो स्टेज में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो है, ऑल राइट, गवर्नमेंट स्कीम जो है बेसिकली, ओके, बेसिकली दो लेवल पे काम करती है. एक है पॉलिसी लेवल पे और एक है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे. अब यहां पर आप देखें, सो पॉलिसी लेवल में कौन रहते हैं, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर प्लस जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव. ओके, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव. वेयर एज इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आपको कौन मिल जाता है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आपको जितने भी नीचे, ओके, ग्रुप ए के सर्विस के हैं अप टू डेप्यूटी सेक्रेटरी. डेप्यूटी सेक्रेटरी मतलब डीएम के पोस्ट तक. ओके, सम सीनियर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर जॉइंट सेक्रेटरीज, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स दे आर डेप्यूटी सेक्रेटरीज, सीनियर डेप्यूटी सेक्रेटरीज. ओके, कैसे होता है एक बार मैं आपको बता देता हूं, जस्ट कि कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना रहे. व्हेन यू ज्वाइन एज एन आईएएस या आईपीएस या आईएफएस या आईआरएस या फॉरेस्ट सर्विस, कोई भी लगा लो, कोई भी ग्रुप ए सर्विस ज्वाइन करते हो, सो यू ज्वाइन एट लेवल 10. और लेवल 10 क्या है, असिस्टेंट सेक्रेटरी. और असिस्टेंट सेक्रेटरी से 4 से 5 साल में आपको प्रमोशन मिल जाता है डेप्यूटी सेक्रेटरी में. ओके, डेप्यूटी सेक्रेटरी में आप थोड़ा ज्यादा साल तक रहते हो. ओके, यू रिमेन एट द डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल फॉर अ मच लॉन्गर टाइम. उसके बाद बनता है आदमी डायरेक्टर, और डायरेक्टर लेवल के बाद बनता है ज्वाइंट सेक्रेटरी. ज्वाइंट सेक्रेटरी से स्टार्ट हो जाता है आपका पॉलिसी मेकिंग का जर्नी. पॉलिसी, आप पॉलिसी डिसीजंस, आप दिल्ली बुलाए जाते हैं या आप स्टेट सेक्रेटेरिएट बुलाए जाते हैं जहां पर आप पॉलिसीज बनाते हैं. अब आपका वो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम नहीं रहा या कम हो गया, अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा करते हैं. जॉइंट सेक्रेटरी के बाद कौन सा पोस्ट है, एडिशनल सेक्रेटरी का. ओके, एडिशनल सेक्रेटरी का. एंड फाइनली यू बिकम सेक्रेटरी टू अ मिनिस्ट्री एंड द टॉप मोस्ट लेवल इज कैबिनेट सेक्रेटरी. ओके, एक मिनट. ओके, यहां देखो, सपोज दिस इज द पिरामिड ऑफ हायरार्की. तो सबसे नीचे ये सिविल सर्विसेज का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रुप बी सर्विसेज. यहां पर है असिस्टेंट सेक्रेटरी. इट इज द लोएस्ट रैंक यू कैन ज्वाइन. ओके, एज एन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और एनी एनी ग्रुप ए सर्विस ऑफिसर. Then comes your deputy secretary. It takes around 4 to 5 years to reach this level. Then comes the director. Then comes the joint secretary. Then comes the additional secretary. उसके बाद आपका आ जाता है स्पेशल सेक्रेटरी. फाइनली यू बिकम सेक्रेटरी. तो यहां तक, डायरेक्टर लेवल तक आप क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं. और उसके ऊपर आपका काम क्या रहता है, पॉलिसी मेकिंग का. यू बिकम अ पॉलिसी मेकर along with the temporary executive, the ministers including the prime minister. पीसीएस से भी आप यही ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपका जो चढ़ाई है ऊपर वो थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है. ओके, डेप्यूटी सेक्रेटरी आप डबल या ट्रिपल टाइम में बनोगे. आईएएस को जंपिंग स्केल मिला हुआ है या आईपीएस को जंपिंग स्केल मिला हुआ है. whereas the PCS officers they take double or triple the time for every promotion. okay, because हम एक यूनियन क्वासी फेडरल है स्ट्रक्चर है जहां पर यूनियन पावरफुल है. एज एन आईएएस ऑफिसर यू बिकम
okay, the agent of the union or the executive of the union. इसीलिए यू हैव द जंपिंग स्केल. यहां तक सभी को समझ में आ गया? what is the difference between, okay, what is the difference between, okay, this implementation and the policy making? Okay, okay, so सभी को ये भी समझ में आ गया होगा why I called, okay, or why in general the civil servants are called the backbone of the governance structure in India. Okay, because they provide one thing: continuity, impartial continuity. एनी एग्जीक्यूटिव, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, मान लो कि मैं एक कम्युनिस्ट हूं एंड आई एम टेकिंग ओवर पावर फ्रॉम अ फ्री मार्केट गवर्नमेंट, फ्री मार्केट लिबर्टेरियन गवर्नमेंट. So if I know that the civil servant that I'll be inheriting as a minister or a prime minister, they will be impartial, I can be at peace कि okay, now I can focus on policy making because at least implementation हो जाएगा. Okay, implementation हो जाएगा. Okay, अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरे प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ओके, अगर ऑल राइट, अगर आपको लगता है एज अ पॉलिटिशियन ऑफ एनी आइडियोलॉजी कि यार ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये रेजिस्टेंट है, इट इज नॉन कमिटेड, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी कर लूं इट विल नॉट गेट इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, ओके, चलें. ओके, एक और चीज है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है. सो दिस इज समथिंग विच इज अ वेस्टीज ऑफ ब्रिटिश राज. ओके, यहां पर थोड़ा सा हम पहले की बात करते हैं. व्हाट हैपेंड यूज्ड टू हैपन बिफोर ब्रिटिश राज. सो उसके पहले जो सिविल सर्वेंट्स थे दे यूज्ड टू बी ओके ऑफ हेरिडिटरी नेचर. जनरली क्या होता था, कोई मान लो कोई प्रोविंस में काम करता था, देयर यूज्ड टू बी सम टैक्स कलेक्टर. व्हेन ही यूज्ड टू डाई, उसका जो बेटा होता था दे यूज ही यूज्ड टू बी गिवन द सेम असाइनमेंट. ओके, और जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है उसका स्कोप जो है, ओके, इट वाज वेरी लिमिटेड. द स्कोप ऑफ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इन एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया वाज वेरी लिमिटेड. बिकॉज होता क्या था, सपोज यू वेर अ कस्टम ऑफिसर, आप किसी तरीके से कस्टम ऑफिसर बन गए, ओके, कहीं किसी लैंड बाउंड्री पे आपको बैठा दिया गया एंड यू डाई. ओके, आप तब तक काम करते थे व्हेन यू यूज्ड टू डाई. उसके बाद क्या होता था, आपके लड़के को बैठा दिया जाता था. तो ऐसा नहीं होता था कि एनी काइंड ऑफ मोबिलिटी इज देयर. आज के डेट में क्या होता है, आईएएस ऑफिसर्स के बेटे भी आपके साथ बैठेंगे एग्जाम लिखने, और जो ज्यादा मेहनत करेगा दे आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन. सो दिस इज समथिंग विच वाज अ वेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश राज. यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ब्रिटेन में देयर वाज नो कास्ट सिस्टम. ओके, और वहां पर देयर वाज नो दिस सिस्टम जहां पर फेवरेटिज्म चलता था. favoritism used to go on only at a very very higher level, on the aristocratic level, but on the lower level examinations used to be open for all individuals. उसी का जो लेगेसी है हमने इंडिपेंडेंट इंडिया में कैरी फॉरवर्ड करके यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सिविल ओके सर्विस कमीशन, उसको एस्टैब्लिश किया. And then we started conducting examinations saying that anyone who has a graduation degree in any field can come and sit in these examinations and compete and become a civil servant. Okay, then professionalism and neutrality. Civil servants जो है they are expected to be politically neutral. They are expected to be highly professional. अभी हमारा केस आया था यूपी में where that gentleman IAS officer, okay, he was more interested, okay, in going to Bollywood parties. He was more interested in acting. He was more interested in dancing. तो सरकार ने उनको बोला कि सर आप प्रोफेशनल डिग्निटी मेंटेन रखिए. if you cannot maintain the professional dignity, because an IAS officer being seen
with a Bollywood actor or a Bollywood actress, it's a clear violation of what? Conflict of interest. न्यूट्रलिटी तो वहीं पर खत्म हो गई ना, न्यूट्रलिटी तो वहीं पर खत्म हो गई. व्हेन यू आर सीन विथ अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, दिस विल गिव राइज टू एन इल्यूजन और अपीयरेंस ऑफ फेवरेटिज्म, कि ये जो आईएएस ऑफिसर है इतने पावरफुल पोजीशन पे हैं, ही इज एन एजेंट ऑफ द स्टेट, और वो XYZ एक्ट्रेस के साथ घूम रहे हैं या ABC एक्टर के साथ वो डांस कर रहे हैं. वहीं पर इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई दोस्त आपकी. ठीक है. सो उनका जो एग्जीक्यूशन है पॉलिसीज का, इट हैज टू बी विदाउट एनी बायस, एंड दैट बायसनेस, okay, that free from biasness cannot be maintained. Freedom of biasness cannot be maintained when you are fraternizing, okay, with people from the glamour world, with people from the position of power. आप वहां पर नहीं रह सकते हैं without any bias. okay. The neutrality and professionalism क्यों important है? ताकि people का trust, individuals का trust, ठीक है, इंडिविजुअल्स का ट्रस्ट सिस्टम में बना रहे, कि उनकी भी कोई सुनवाई है सिस्टम में. जो लास्ट मैन है, गांधी जी का सभी को पता है ना, लास्ट मैन वाला टैलिस्मैन. एवरीबडी नो व्हाट इज द टैलिस्मैन गिवन बाय महात्मा गांधी, दैट एवरी टाइम यू वांट टू मेक अ पॉलिसी, यू वांट टू मेक अ लॉ, थिंक ऑफ द लास्ट मैन. लास्ट मैन का मतलब क्या है? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. अगर आप पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का फेथ बना के रखना चाहते हो, तो यू हैव टू हैव न्यूट्रलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म. ओके. ओके, डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन. सो मॉडर्न सिविल सर्विसेज जो है, दे स्ट्राइव फॉर डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन. उसके लिए हमने क्या किया है, 60% वी हैव रिजर्वेशन, जहां पर हम कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी, बिकॉज इंडिया इज अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, सो हम कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी प्लस हमने 10% EWS को भी रिजर्वेशन दिया है, ताकि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर खानदान के बच्चे, ओके, अमीर खानदान के बच्चे इस सिस्टम में आए. दैट्स व्हाई वी हैव दिस 60% रिजर्वेशन. ओके. उसके साथ साथ एक और चीज है, दैट वी आल्सो वांट जेंडर डाइवर्सिटी. जेंडर डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट हैव एन ऑल मेल कैडर. आप एक ऑल मेल कैडर नहीं ले सकते हैं व्हेन 50%, क्लोज टू 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इज फीमेल. ओके, अगर आपका 50% पॉपुलेशन फीमेल है, सो यू कैन नॉट हैव ऑल मेल एग्जीक्यूटिव और ऑल मेल रूलर्स. ठीक है. इसके लिए अगर आप देखोगे तो विमेन के लिए कोई फीस नहीं है. देयर इज नो फीस फॉर अ लेडी टू फिल द यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉर्म. एंड नोटिफिकेशन के बॉटम पे अगर आप देखोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है, यूपीएससी स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड equal opportunity, women candidates are encouraged to apply. Then evolution over time, इसको भी हमें देखना है. आज के डेट में जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी कैसे इंपैक्ट कर रही है, न्यू सिस्टम कैसे इंपैक्ट कर रहा है ब्यूरोक्रेसी को, न्यू आइडियाज कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को. ओके, न्यू जेनरेशन कैसे इंपैक्ट कर रहा है. ओके, सो ये सारी चीजों को हमें एक साथ देखना पड़ेगा. ओके. नाउ वी हैव टू लुक इनटू द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. विल इट बी ऑल राइट इफ आई जस्ट गो एंड ग्रैब अ सिप ऑफ वाटर? 30 seconds लगेगा. ओके. ओके, सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रोल्स एंड, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्विसेज क्या क्या है वो जरा देखते हैं. तो सबसे पहले पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज देयर. आप कोई भी पॉलिसी ऊपर बनती है,
मैंने अभी आपको हायरार्की बना के दिखाया था। जेएस जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव प्लस टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसी बनाते हैं, ओके, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होता है एज अ डीएम, एज एन एसपी, ओके। उसके बाद आपको एडमिनिस्टर करना होता है एनी लॉ ऑफ द लैंड दैट वाज मेड बाय द पार्लियामेंट, ओके। कोई भी पॉलिसीज जो कि एग्जीक्यूटिव फॉर्मुलेट करती है, आपका काम क्या रहता है, आप इंश्योर करें कि वो जो लॉ है वो अपहोल्ड हो, ओके। यू हैव टू ओवरसी द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स है विच इज फॉर द बेनिफिट, ओके। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि डीपीएसपी का सबसे मेजर कंपोनेंट टू इंश्योर दैट डीपीएसपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड, क्या मैं बोल सकता हूँ सिविल सर्वेंट्स हैं, बिकॉज दे हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स। और गवर्नमेंट स्कीम्स किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ओके, डीपीएसपी से, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन एडवाइजिंग पॉलिटिकल लीडर्स, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पॉलिटिकल लीडर्स दे माइट नॉट बी वेल वर्स्ड, नॉट बी वेल वर्स्ड इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो इंडिया में मिनिस्ट्रीज बांटी जाती हैं वो किस बेसिस पे, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पे बांटी जाती हैं। हमारे कंट्री में या मेजॉरिटी कंट्रीज में पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे, सो द मिनिस्टर माइट नॉट बी, ओके, द मिनिस्टर्स माइट नॉट बी वेल वर्स्ड। हर कोई अश्विनी वैष्णव या राजीव चंद्रशेखर नहीं हो सकता, ओके। नॉट एवरी पर्सन कैन बी अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर, ठीक है। जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिनका बहुत ही एक हेफ्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी में, उनको हेवी डिपार्टमेंट्स लाइक डिफेंस एंड ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, होम, ये सारी डिपार्टमेंट्स दी जाती हैं। और उनको नहीं पता होता है हाउ द पॉलिसी वर्क्स, हाउ द स्कीम्स वर्क, हाउ द मिनिस्ट्रीज वर्क, ठीक है। एंड प्लस एक और चीज होती है दैट द मिनिस्टर्स आर आल्सो member of parliament in India, so they might not have full time to devote to ministries। ये चीज मोदी जी ने चेंज करने की कोशिश की है। अगर आप देखो तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोक्रेट्स को लेके आए हैं, ओके, ठीक है, वो टेक्नोक्रेट्स को लेके आए हैं। तो ये हमें एक चीज ये भी दिखाता है, आप इस पॉइंट को बिल्कुल लिख सकते हैं, दैट इंक्लूजन ऑफ टेक्नोक्रेट्स एज मिनिस्टर्स shows that the world is moving at a very fast pace towards specialization। मोदी जी जो है उनको लगा कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इस टाइप के मिनिस्ट्रीज में अगर मेरे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हो सकता है दैट इंडिया माइट बी पुट बिहाइंड, और इंडिया माइट लूज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन बस। अश्विनी वैष्णव जो हैं या राजीव चंद्रशेखर, दे हैव वर्कड अ लॉट इन द फील्ड, ओके, ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू एज टेक्नोलॉजीज। जो आपके राजीव चंद्रशेखर साहब है, ही इज इन द चिप बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 20 ईयर्स से टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। सो ही नोज हिज स्टफ। दैट्स वाई मोदी जी ऑल्सो बिलीव्स कि भाई ऐसा है कि अगर हम बहुत जल्दी एक्ट ना करें, एक ऐसे मिनिस्टर को बैठा दें जिसका, ओके, जिसका आधा जो टाइम है वो उसके कंस्टिट्युएंसी में निकलता है, 25% टाइम शादी पार्टी अटेंड करने में निकलता है, ओके, और 25% टाइम ही कैन ओनली डिवोट टू द मिनिस्ट्री, और वहां भी उसको हर चीज नहीं पता है। सो उन्होंने सोचा कि लेट मी यूज माई मैंडेट, जो मेरा पावर है, जो इंडिया के पीपल ने दिया है, उसको यूज करके मैंने फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रेलवेज, इन सारे मिनिस्ट्रीज में, इवन द पेट्रोलियम एंड गैस, वहां भी हरदीप पुरी को बैठाया उन्होंने। सो ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं ये टेक्नोक्रेट्स हैं, ओके, दे आर नॉट प्रॉपर मिनिस्टर्स, ठीक है। सो ये क्या दिखाता है आपको, दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड एरा, जहां पर एक स्लगिश कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जो है बहुत ही एक स्लगिश कंट्री है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स,
उसमें भी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर चांस लेने के लिए तैयार है, बिकॉज ही माइट हैव सीन, मस्ट हैव सीन समथिंग। ओके, दूसरी बात यह है दैट ऑन एन एवरेज एक मिनिस्टर जो है वो पार्ट टाइम एमपी भी है, उसको अपना कंस्टिट्युएंसी भी देखना है। ओके, सो ही कैन नॉट गिव 100%, प्लस ही इज नॉट वेल वर्स्ड विद द मिनिस्ट्री ही हैज बीन एलोकेटेड। ओके, ठीक है। सो इसीलिए वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो फुल टाइम उसका फोकस उस मिनिस्ट्री में रहे, ताकि उसको हर चीज पता रहे, प्लस उसके पास 20 से 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। And after he has got the experience, okay, after he has got the experience, he can give good advice to the political leaders who might not have much time to spare. And then the political leader can use his discretion based on the information provided by the civil servant. I hope this point is clear. Then public administration and management should day-to-day operations. ओके, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही सिट्स ऑन 100+ कमिटीज, 100 से ज्यादा कमिटी के ऊपर बैठता है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, तो वो करता क्या है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डे टू डे गवर्नेंस को उसका देखभाल करता है। ही लुक्स आफ्टर द डे टू डे गवर्नेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन इंश्योरिंग एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्स। एक ये भी एक पॉइंट है जहां पर आपको जो सेंटर है या स्टेट है वहां से फिक्स्ड अमाउंट, फ्रॉम देयर यू गेट अ फिक्स्ड अमाउंट, एंड देन इट इज अप टू यू एज द एग्जीक्यूटिव कि आप उसको कैसे एलोकेट कर रहे हो। ओके, आप उसको कैसे बांट रहे हो। सो जब तक आप एफिशिएंटली एलोकेट नहीं करोगे, बजट जब बनता है सरकार का बोथ सेंटर एंड स्टेट, वहां पर सिविल सर्वेंट्स स्पेशली एट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल दे पिच इन। ओके, और उनके हिसाब से जो मंत्री हैं वो बनाते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं हाउ इंपॉर्टेंट आर सिविल सर्वेंट्स इन द बजटरी प्रोसेस। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर साहब, वो 2021 का बजट पढ़ने लगे थे 2022 में। एक मेजर स्टेट के, बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या करने लगे थे कि 1 साल पुराना बजट पढ़ने लगे थे और उनको पता भी नहीं चला। सो आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो मेजॉरिटी जो काम होता है बजटरी प्रोसेस का, उसमें ओनली सम पॉलिटिकल इनपुट इज प्रोवाइडेड बाय द पॉलिटिशियन कि थोड़ा पैसा ना हमारे डिस्ट्रिक्ट को दे देना, या थोड़ा पैसा हमारे स्टेट को दे देना, या थोड़ा पैसा हमारे सिटी को दे देना, कंस्टिट्यूएंसी को दे देना, दैट्स इट। मेजर काम कौन करता है, आपके सिविल सर्वेंट्स करते हैं। ओके, देन सर्विस डिलीवरी टू द पब्लिक। सो यहां पर आपका सिविल सर्विसेज, लोअर सिविल सर्विसेज, नॉट दी ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव, यहां पर आपके ग्रुप बी सिविल सर्वेंट्स जो आपके बाबूस कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके लेबर कमिश्नर्स हो गए, एएलसी साहब, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गया, आपका तहसीलदार हो गया, ओके, आपका पटवारी हो गया। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि लोअर लेवल पे सर्विस डिलीवरी होता है, हायर लेवल पे पॉलिसी मेकिंग होता है। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ओके, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर हेल्प करते हैं किसको, लोअर लेवल ग्रुप ए को, डेप्यूटी सेक्रेटरी तक को हेल्प करते हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी मतलब एक मिडिल साइज डिस्ट्रिक्ट का डीएम। ओके, ही कैन बी अ डेप्यूटी सेक्रेटरी। तो ही इज हेल्प्ड बाय ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफिसर। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो डीएम जो है उसके अंदर में बीडीओ होता है, उसके अंदर में एसडीएम होता है, और बीडीओ के अंदर में ओके यू गेट सर्कल ऑफिसर्स, और एसडीएम के अंदर में यू गेट अ लॉट ऑफ एडीएम्स वगैरह। ओके, सो ये सब क्यों होता है, ओके, ये सब क्यों होता है, ताकि जो सर्विस डिलीवरी है, ये हायरार्की जो है इंश्योर करता है
कि जो सर्विस डिलीवरी है वो टिप टॉप रहे, इन अ डिस्ट्रिक्ट, एट द ग्रास रूट लेवल, ओके, इन अ स्टेट लेवल, ओके, एंड इवन एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। देन उनका काम क्या रहता है, एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवांसेस एंड इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। लास्ट माइल डिलीवरी, इसको हम ये भी बोलेंगे कि लास्ट माइल डिलीवरी का ये एक अच्छा एग्जांपल है, जहां पर जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वहां तक सरकार का जो पॉलिसीज है, जो सरकार की स्कीम्स है, वो आपकी पहुंच सके। आपने देखा होगा बहुत सारे वो रॉयल एंट्री वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, उसमें क्या दिखाता है, डीएम साहब ने लिया संज्ञान। व्हाट डू आई मीन बाय संज्ञान? संज्ञान इज अ हिंदी वर्ड, संज्ञान इज अ पेटिशन, ओके। वो पेटिशन को लेते हैं। व्हाई डिड टेक पेटिशन? बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स द पब्लिक्स ग्रीवांसेस। एक पेटिशन जो है, ओके, एक पेटिशन जो है उसमें क्या रहता है, एक पेटिशन में पब्लिक ग्रीवांसेस रहती है। सो ये डीएम, एसडीएम, एडीएम, बीडीओ का काम है कि जो लोअर लेवल पे पब्लिक का, ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक का जो ग्रीवांसेस है विद द गवर्नमेंट, विद द सर्विस डिलीवरी, ओके, उसको सॉल्व करना, ठीक है। देन दे ऑल्सो हैव रेगुलेटरी फंक्शंस, जहां पर दे enforce रूल्स एंड regulations फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ओके। देन दे सी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इन वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर लेबर रेगुलेशंस कि कोई 8 घंटे से ज्यादा काम तो नहीं करा रहा, कोई प्रॉपर पैसा तो नहीं वापस ले ले रहा। याद है, आई थिंक देयर वाज दिस एस्पिरेंट्स में सीन था, जो क्या नाम है उनका, संदीप भैया, व्हेन ही बिकम्स द एएलसी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो वो ईट भट्टी पे जाके एंड ही ही सेज कि आप पूरे पैसे नहीं दे रहे हो, ओके। सो रेगुलेटरी कंप्लायंस, दैट एएलसी लेबर कमिश्नर का काम क्या है, जो लेबर कोड है, स्टेट लेबर कोड या स्टेट लेबर जो रेगुलेशंस है, या सेंट्रल लेबर कोड या सेंट्रल लेबर जो उसका रेगुलेशंस है, उसको, ओके, उसको इम्प्लीमेंट करना। So that is what service delivery looks like at the grassroots level. Okay. Then representing the government in international forums and negotiations. आज के डेट में WTO में कौन जाता है? IAS officer who has worked in the Ministry of Commerce is generally sent. Any secretary level, secretary level IAS officer who has worked in Ministry of Finance or Ministry of Commerce is generally sent as the ambassador, okay, to the WTO. उसी तरीके से जो हमारे फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने भेजा जाता है। अमेरिका में दूसरा सिस्टम है, अमेरिका में देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम, वहां पर हर कोई करियर डिप्लोमेट नहीं होता। इंडिया में जितने भी एम्बेसडर्स हैं, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स मैक्सिमम। 99% ऑफ द एम्बेसडर्स इन इंडिया आर गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ रिटायर्ड आईपीएस, कुछ रिटायर्ड आईएएस, कुछ रिटायर्ड जनरल्स या पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, लेकिन 99%, 99% ambassadors who represent India abroad are civil servants. As an IFS officer, जब आप दिल्ली में पोस्टेड होगे, you will not be a diplomat anymore. You will become a civil servant. और जब आपको फॉरेन में पोस्टिंग कर दी जाएगी, तब आप एक डिप्लोमेट बनेंगे। सो यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट का, वो बेस्ट काम कौन कर सकता है रिप्रेजेंटेशन का? अ सिविल सर्वेंट हु इज इलेक्टेड मेरिटोक्रेटिकली, जो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन से आया है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, वही जाके बेस्ट पॉसिबल वे में दिखा सकता है। दिल्ली में काम होता है उनका उनका देखो, दिल्ली में 190 एम्बेसीज के करीब है, ओके, 190 एम्बेसीज के करीब है। उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना। यहाँ पर जो दिल्ली में जो फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट होता है, उसी को एम्बेसी वाले एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं, यूएस में 50-50 है। यूएस के एम्बेसडर्स जो हैं मेजर कंट्री के लिए, दे आर पॉलिटिकल अपॉइंटीज। तो मान लो क्या होता है जनरली, कि अगर सपोज यू आर रनिंग इन एन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तुम्हारे बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, ओके, तो तुम कंपटीशन को किल करने के लिए व्हाट यू कैन से टू देम
इज दैट देखो तुम मुझे प्रेसिडेंट बनने दो, तुम्हारे चांसेस उतने अच्छे नहीं है, तुम्हारा 10% ही वोट आ रहा है, मेरा 20% आ रहा है, ओके यू विल नॉट बी अ प्रेसिडेंट। लेकिन तुम अगर हट जाते हो रेस से तो आई विल बिकम द प्रेसिडेंट बिकॉज आई विल कैप्चर द 10%। बट उसके लिए मैं तुम्हें ऑफर करता हूं यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू यूके, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। अभी जो चट्टी करके बंदा आया है इंडिया का जो एम्बेसडर बना है, वो कैलिफोर्निया का पॉलिटिशियन है। ही इज अ डेमोक्रेट पॉलिटिशियन फ्रॉम कैलिफोर्निया। सो वहां पर पॉलिटिकल अपॉइंटीज को एम्बेसडर मेजोरिटी एरियाज में बनाया जाता है। जो मेजर कंट्रीज हैं वहां के जो एम्बेसडर्स होते हैं दे आर पॉलिटिकल अपॉइंटीज, वेयर एज इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि ऑल ऑफ देम आर करियर डिप्लोमैट्स, मतलब आईएफएस ऑफिसर्स। यस, ओके, दैट इज एक्चुअली अ ट्रू स्टेटमेंट। इंडिया में नहीं लिया लाइजन ऑफिसर नहीं होता है। जो डिप्लोमैट्स होते हैं अमेरिकन डिप्लोमैट्स, वो छोटे एम्बेसीज के एम्बेसडर बनते हैं। अफगानिस्तान हो गया, ओमान हो गया, ट्यूनिशिया हो गया, ओके मे बी साउथ, ओके साउथ सुडान, इस टाइप से। ओके यस, देन क्राइसिस मैनेजमेंट, they have to respond to emergencies as a policeman, as a fireman, okay, as a NDMC का कमांडेंट, एज एन CAPF का कमांडेंट, आपका ये ड्यूटी रहेगा। नेचुरल डिजास्टर में आपको फोर फ्रंट पे रहना पड़ेगा, जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नेचुरल डिजास्टर होगा तो आपको फोर फ्रंट पे रहना होगा। देन पैंडमिक, ओके, पैंडमिक वगैरह में आपने देखा कैसे आईएएस ऑफिसर्स को काम करना पड़ा था, आईपीएस ऑफिसर्स 24 घंटे ड्यूटी पे थे। देन कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, कोई भी चार धाम में अगर आप उत्तराखंड के या हिमाचल के आईएएस आईपीएस हैं तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में पार्टेक करना पड़ सकता है, बिकॉज लैंडस्लाइड्स आर वेरी फ्रीक्वेंट। ओके, लैंडस्लाइड्स वगैरह काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। देन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज अ वेरी वेरी 21st सेंचुरी ट्रेट दैट हैज टू बी डेवलप्ड अमंग द सिविल सर्वेंट्स। ओके, 21st सेंचुरी में ज्यादा ये देखने को मिलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज नाउ बिकम अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ओके, गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रही है। ओके उसके साथ साथ रिफॉर्म्स एंड इनोवेशंस, इनोवेशंस मतलब हम जुगाड़ भी बोल सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली जुगाड़, नॉट एग्जैक्टली जुगाड़, बट यू कैन से इट इज सॉर्ट ऑफ अ जुगाड़, सॉर्ट ऑफ अ जुगाड़। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज आपके पास रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिफॉर्म और इनोवेट करना है, ताकि जो लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी है या लास्ट मैन तक सर्विस पहुंचाना है वो प्रॉपरली आप कर सकें। ओके, नया टेक्नोलॉजीज और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, आज के डेट में लबासना जो है वो ये क्या कोऑर्डिनेट करता है। सपोज आप एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही एक नोवेल मेथड कुछ लेके आया, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। सो लबासना जो है वो क्या करता है, जनरली जूम के थ्रू या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे यंग आईएएस ऑफिसर्स को कनेक्ट कर देता है, एंड दैट आईएएस ऑफिसर ही गोज ऑन द वीडियो और वो समझाता है कि कैसे उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये काम किया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ यंग ऑफिसर की कि आप नए टेक्नोलॉजीज या नए प्रैक्टिसेस, नए केस स्टडीज को पढ़ते रहें, अपडेट होते रहें और अपने डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस इनकलकेट करते रहें। ओके ठीक है, सो दिस इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, then civil services and public welfare, this we have to do. Then the challenges faced, okay, so let us see the challenges, एक बार challenges को हम कर देते हैं, उसके बाद okay, उसके बाद हम लोग we can take we can call it a day. okay so क्या क्या challenges हो सकते हैं, what could be the challenges my friends? एक हो गया पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंटरफेरेंस, ओके, जहां पर न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज इज अंडरमाइंड। ओके, वहां पर क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस। आप जब अपने स्टेट में जाएंगे, दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज से दैट लाइफ विल नॉट एंड
व्हेन यू विल गेट सेलेक्टेड, जब आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा तब आपकी लाइफ एंड नहीं होगी, आपकी लाइफ वहां से शुरू होगी। बिकॉज आप ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जब जाके, दैट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस। आप अगर किसी मिनिस्टर का गंदा काम नहीं कर रहे हैं तो आपको एसपी नहीं बनाया जा रहा है। ओके, आप जो हैं अगर किसी मिनिस्टर को ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर दोस्त आपको रेजिलियंट होना है। यू डोंट हैव टू सकम टू द पॉलिटिकल प्रेशर एंड इट द ओनस इज इंटायरली अपॉन यू। ओके, ओनस इज इंटायरली अपॉन यू। मेजॉरिटी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दे सकम टू द ग्लिट्स एंड ग्लैमर। भाई डीएम साहब है, गाड़ी बहुत सारी हमारे पास गाड़ी है, बहुत सारा हमारे पास लाव लश्कर है, वी हैव अ लॉट ऑफ गनमैन। ओके, आपकी वाइफ जा रही है मार्केट में तो 4 गनमैन के साथ जा रही है, आई लाइक दिस थिंग। और उसको सेव करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मिनिस्टर कुछ भी बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर कुछ भी बोल रहा है, आई एम रेडी टू डू दैट। सो दिस यू डोंट हैव टू सकम टू द प्रेशर नॉर द ग्लिट्स एंड ग्रामर। ओके, नॉर द ग्लिट्स एंड glamour of the lifestyle of the civil services। उससे क्या होता है, आपकी इम्पार्शियलिटी, आपकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा क्या है, करप्शन एंड एथिक्स। यू आर इन चार्ज ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपके डिस्पोजल पे स्टेट एक्सचेकर का पैसा रहता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ। ओके, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ फंड्स are at your disposal। It becomes very tempting to indulge in corruption। You get a lot of connections which offer you privileges, है ना? All right, you get a lot of connections which offer you privileges कि आपके बेटे का एडमिशन करा देता हूं, ओके, आपको मैं फॉरेन भेज देता हूं, आपके घर में एसी कसवा देता हूं। People will come and say you, okay, these things, but they will also want, okay, they will also want good things from you। okay, then bureaucratic inefficiency, हमने लाइसेंस राज में पढ़ा था। ओके, कैसे रेड टेपिज्म और प्रोसीजरल डिलेज जो है इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो सर्विस डिलीवरी है उसको स्टाइफल कर रहा है। देन मॉडर्नाइजिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग इशू, दैट देयर इज अ लॉबी which is resistant to change because अभी तक मलाई खा रहे हैं, तो they are eating the cream, okay, they are eating the cherry। so उनको अच्छा नहीं लगता है जब उनका जो privileges है उसको ट्रेड ऑफ करना। okay, then resource constraints are also there। जनरली क्या होता है कि पुअरर स्टेट्स में डिपार्टमेंट्स के पास प्रॉपर बजट नहीं होता है सर्विस डिलीवरी के लिए। उसके वजह से नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, नो मैटर हाउ हार्ड यू आर गोइंग टू ट्राई, आप क्या है, बेसिकली आप एक सब स्टैंडर्ड सर्विस डिलीवरी साइकिल में फंस जाते हैं। यू गेट कॉट इन अ सब स्टैंडर्ड सर्विस डिलीवरी साइकिल। ठीक है, देन अडेप्टिंग टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आपके आसपास की दुनिया ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब पे आ गई है, आप आज भी कलम और कागज पे हैं। ऑलराइट, सो इसके वजह से जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपका सर्विस डिलीवरी का स्टैंडर्ड है, वो अपडेट ही नहीं हो पा रहा है। So that's why you have to be very cognizant, very vigilant when it comes to keeping pace with rapid advancements in technology and integrating them into the government operations। यहाँ पर केस स्टडी आप लिख सकते हो कि सासाराम में there is a district called सासाराम in बिहार। सासाराम में क्या है और कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी सासाराम में और क्या है? वहां पर किसी का मौजोलियम है, शेर शाह सूरी का मौजोलियम है। वेरी गुड, ओके। शेर शाह सूरी ने कोई रोड बनाई थी क्या? डिड ही मेक एनी रोड? द जीटी रोड सबने सुना है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड, यस, द जीटी रोड। ओके, तो सासाराम जो है बिहार में है, वहां पर एक आईआईटी कानपुर के डीएम साहब है,
आई डोंट नो वेदर ही इज पोस्टेड देयर और नॉट। उन्होंने क्या किया, गूगल मैप्स को इंटीग्रेट करके जो सिटी है, सासाराम सिटी है, उसके सारे ड्रेनेज सिस्टम को, जो अनब्लॉक्ड था, ओपन था, उसको उन्होंने ब्लॉक करा दिया। और जितने भी डिच थे, जितने भी डिचेस थे जिससे पानी भर जाता था ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, उसको गूगल मैप्स यूज करके आइडेंटिफाई कराया और पूरे सिटी का ड्रेनेज सिस्टम को बेटर कर दिया। और उस साल जो सिटी है वहां पर फ्लड नहीं आया। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स नीड टू बी डन इन दिस एरा। ठीक है, that's why we require also smart people. Okay, that's why we require smart people. Okay, basic से basic tech use करके आप you can do wonders. Public expectations and accountability, meeting the increasing expectations of the public for high quality service, ये बहुत important है। Why? Because the public is getting increasingly educated and informed. वो बाहर रह के आ रहा है, अमेरिका, कनाडा, दुबई, इन जगहों पे रह के आ रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी कंपैरिजन, देयर शैल बी कंपैरिजन, देयर विल बी कंपैरिजन। ओके, देन दे हैव टू फेस स्क्रूटिनी फ्रॉम अ वेरी वेरी प्रोएक्टिव मीडिया। ठीक है, दे हैव टू फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ सिविल सोसाइटी, एनजीओज, intellectuals, okay, who are closely scrutinizing your work. So there is this increased accountability का pressure in this day and age, जहां पर सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास एक वॉइस रिकॉर्डर है, सभी के पास दिस दे हैव दिस पोर्टेबल कैमरा, सभी के पास सोशल मीडिया हैंडल्स है, तुरंत ट्वीट हो जाता है। पहले आप टीटी साहब थे तो टीटी साहब ना 500 रुपए मांग लेते थे, तो आप कंप्लेन करते थे, आपकी कोई सुनवाई नहीं थी। आज के डेट में सब लोग सीक्रेटली रिकॉर्ड करके ट्विटर पे डाल देते, देखो टीटी साहब मुझसे पैसे मांग रहे। तो देर इज दिस इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी प्रेशर। ओके, देन ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, तो इंडिया जो है बहुत ही एक प्रोएक्टिव हो रहा है इन द ग्लोबल कम्युनिटी एंड इट इज साइनिंग अ लॉट ऑफ ट्रीटीज। तो ट्रीटीज का जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से अपने गवर्नेंस को एडजस्ट करना, जो भी प्रोविजंस है ट्रीटीज के उसके हिसाब से गवर्नेंस को मोल्ड करना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके, और ताकि इंडिया इंश्योर कर सके कि जो भी उसके ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं वो उसको फुलफिल कर रहा है, और एट अ ग्लोबल लेवल जो हमारी स्टैंडिंग है वो बेटर हो रही है। देन वर्क फोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, जब आप अपने नीचे जाएंगे, अपने जब ऑफिस को अज्यूम करेंगे, आपको वहां पर ये पता चलेगा जो आपका जो महकमा है, जो आपका वर्कफोर्स है, जितने भी आपके स्टाफ हैं, ऑल्दो दे आर गुड नेचर्ड, दे विल बी वेरी वेरी स्वीट, बट आपको ये पता चलेगा यूजलेस है। ओके, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी पोलाइट, बट दे आर यूजलेस। उनका ट्रेनिंग, ओके, वाई वाई दे आर यूजलेस? बिकॉज ट्रेनिंग कभी हुई नहीं है। जितना खर्चा सरकार आईएएस आईपीएस के ट्रेनिंग पे करता है, अगर उसका 1/10 या 1/20 भी एक इंस्पेक्टर या एक कांस्टेबल के एजुकेशन पे करता, तो हो सकता था कुछ बेटर हो जाता। लेकिन द सैड रियलिटी इज देयर इज नो वर्कफोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एट द लोअर लेवल, so it becomes your responsibility as an IAS IPS officer. Yes, socio-political changes, adapting to changing socio-political dynamics and evolving public policy landscape, it is also very important. जो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, इट इज नाउ वेरी वेरी वैलिड। व्हाई? बिकॉज द पॉलिटिशियंस आर आल्सो फेसिंग इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी। अब वो जमाना गया दारू और बिरयानी बांट के, ओके, अल्कोहल एंड बिरयानी बांट के आप वोट अपने कंस्टिट्युएंसी को जीत लो। बिकॉज द पीपल आर एजुकेटेड, इफ दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन यू एज अ सिविल सर्वेंट, they are going to put pressure on the politicians as well, and the politician, he is going to deflect that pressure on the IAS IPS or the lower bureaucracy। ठीक है,
इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आर ऑल्सो देयर। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस किस चीज का चैलेंज है? अर्बनाइजेशन का भी चैलेंज है। अर्बनाइजेशन से आपके सिटी पे, आपके डिस्ट्रिक्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। माइग्रेशन से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। डेमोग्राफिक शिफ्ट से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो वहां पर आपको सर्विस डिलीवरी वो चेंज करनी होगी। some districts are getting youthful, whereas some districts and some states due to the demographic shift and migration they are getting old. तो वहां पर सर्विस डिलीवरी की चैलेंज अलग होती है फ्रेंड। ओके, व्हेन यू सी द सर्विस डिलीवरी चैलेंज इन अ डिस्ट्रिक्ट विच इज गेटिंग ओल्ड, दैट इज अ, वहां पर फिर क्या होता है, एजुकेशन से ज्यादा हेल्थ पे फोकस करना। एक यूथफुल डिस्ट्रिक्ट में आपको एजुकेशन पे ज्यादा और स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। सो आपको यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। ओके, सो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। वी कैन टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स, वी कैन टॉक अबाउट द पॉलिसी मेकिंग इन टुमारोज क्लास। ओके, आई डोंट विश कि बहुत ज्यादा बैठा के फिर आपका इंटरेस्ट मार लिया जाए, इसलिए इट विल बी बेटर कि हम ये एक टॉपिक अच्छे से कर लें, लेकिन 2 दिन में कर लें। ठीक है।